Hello dear student and friends. So in this particular lecture we are going to see the remaining parts of the GOC. So अभी हमारा एक्चुअली GOC का लेक्चर चल रहा है और इस लेक्चर सीरीज में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी ऑलरेडी। इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। और आज का जो ये सेकेंड लेक्चर है, विद द सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू, राइट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है तो आप प्ले स्टोर पे जाके एके एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कोर्स को परचेज कर लीजिए। और ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिलेगा, कंप्लीट लेक्चर सीरीज आपके सिलेबस का, जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग सेशंस और आपका कंप्लीट सिलेबस और मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और बहुत सारे पीडीएफ नोट्स एंड ऑल आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बैच कोड IIT जैम केमिस्ट्री विदाउट स्पेस, IIT जैम केमिस्ट्री आप वहाँ पे पुट करके यू कैन ज्वाइन द बैच टू एक्सेस द फ्री कंटेंट, राइट। So let's come to the point and let's understand what do you mean by resonance effect and what is mesomeric effect. So let's understand this. So if I talk about the resonance, what is resonance? Resonance is nothing but the delocalization of the pi electrons. It means अगर हमारे पास कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज हो रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस, राइट। और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक करते हैं रेजोनेंस, दूसरा करते हैं मेसोमेरिक। तो क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? इस बात को हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस क्या होता है, अब मेसोमेरिक के बारे में समझते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय मेसोमेरिक? सो मेसोमेरिक इज नथिंग बट इट इज द इफेक्ट, that effect may be electron donating effect or electron withdrawing effect caused by the functional group or group of atoms because of the resonance। इसका क्या मतलब है कि मेसोमेरिक इफेक्ट वह इफेक्ट है which either donates the electron or withdraws the electron and because of the resonance। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेसोमेरिक के अंदर रेजोनेंस रहेगा, राइट। तो रेजोनेंस, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टेंडेंसी रखते हैं, उसके अंदर रेजोनेंस ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द NO2, राइट। सो दिस NO2, व्हाट डू मीन बाय दिस NO2? ये NO2 क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो ये जो NO2 है ये क्या है? दिस शोज द मेसोमेरिक इफेक्ट, this shows the mesomeric effect। But if I talk about these double bonds of this benzene, अगर हम केवल बेंजीन के डबल बॉन्ड्स के बारे में ही बात करें, so that is nothing but the delocalization। तो that is nothing but the resonance, right? I hope you understood about this. I hope this is clear to you. Now let's understand what are the requirements for the resonance. So basic requirements for the resonance is, the first requirement is there should be either sp2 और sp hybridization, ये होना ही चाहिए। अगर sp में बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और sp2 में बात करें तो डबल बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर हम sp3 में बात करें so there will be sigma bond, so which do not show resonance, है ना, ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट requirement for the resonance is conjugated system should be there। conjugated means जैसे डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, लाइक दिस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आइसोलेशन का एग्जांपल ये है, अब इसमें आप रेजोनेंस नहीं निकाल सकते, इट वोंट शो द रेजोनेंस। बट इफ देयर इज कॉन्जुगेशन,
so definitely there will be resonance, right? I hope you understood. Now the next important thing is how to draw the resonance structure. So let's understand how you can draw the resonance structure. If we have been given this anion, so हम कैसे करेंगे? ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? ऑर्गेनिक में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे। इनऑर्गेनिक में हम अगर एक माइनस चार्ज है तो उसको हम समझते हैं कि माइनस एक इलेक्ट्रॉन, माइनस उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, -2 माइनस रहेगा तो समझेंगे 2, बट यहाँ पे क्या है, इट मीन्स दैट इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज ऑन एनी कार्बन रिप्रेजेंट्स इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर जैसी कोई चीज है जिसको हम चार्ज के फॉर्म में घुमाते हैं, राइट? अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमेशा अपने एडजेसेंट एटम के पास ही जाएंगे, अपने पड़ोसियों के पास ही जाएंगे, बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ ही जाएगा, तो हम ऐसा एरो शो करते हैं, राइट? अगर इसको हम कंप्लीट ट्रांसफर इसका करवा रहे हैं, सो वी शो द कंप्लीट एरो। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा, ये कार्बन की अगर हम वैलेंसी चेक करें तो 2 और 2 इधर 4, एक हाइड्रोजन 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके CH2 पे आ जाएगा, यानी कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस CH2 के ऊपर आ रहा है, सो ये 2 विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस वाले पे हो जाएगा माइनस। अभी देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम लग रहे हैं, तो नंबरिंग मैं कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि 1 2 3, पहले फर्स्ट वाले पे नेगेटिव चार्ज था, अभी थर्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज है, और ये डबल हेडेड एरो हमेशा शो करते हैं हम किन्हीं दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिनोट करने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, राइट? इसको हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड ये फिनॉल की बात करते हैं। अब फिनॉल के अंदर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर है, राइट? तो ये वाला जो एक लोन पेयर है, ये अगर इधर डोनेट करेगा इसको, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद इस एडजेसेंट कार्बन पे ये आ जाएगा, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी मच क्लियर, है ना? ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसके लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आया, इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अपने बगल वाले कार्बन के पास, तो ये कहाँ जाएगा, अपने बगल वाले पे, एडजेसेंट पे ही जाएंगे हमेशा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, एंड ये न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन, यहाँ पे ये बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर आएगा, और ये फिर से इधर चले आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट? समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस। इन सब के अलावा देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी साइन रहता है उसको लिखने के बाद हम उसके तरफ हाफ डॉटेड सर्कल बना देते हैं, राइट? बाकी बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट? तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ you are not understanding, please watch it again and again, and please try to write these resonating structure 4 to 5 times, because ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट विल डिसाइड्स कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये डिसाइड करेगा कि what the product will be formed, इट विल डिसाइड कि reagent कहाँ अटैक करेगा, राइट? तो मेनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैकेनिज्म को जानें, और मैकेनिज्म में रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था एक चीज़, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे।
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो NO2 है, NO2 की बात करें तो NO2 क्या करेगा वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि NO2 एक्चुअली हम इस तरीके से लिखेंगे, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। NO2 को हम इस तरीके से लिखते ही हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि अगर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है, तो इसको जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा तो कौन आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इधर चले आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है ये वन मोर, एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नाइट्रोजन विल अगेन हैव द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए ये जो डबल बॉन्ड है अगेन इट विल शिफ्ट ओवर हियर और पॉजिटिव चार्ज हमको इस जगह पे मिलेगा, तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया अभी लाइक दिस। सो डबल बॉन्ड एंड O minus, here again O minus like this. Now after this what is going to happen, इसके बाद क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अगेन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज अभी क्रिएट होगा, अगेन here positive charge will be formed and new bond formation will be over there. ठीक है, like this. After this we can draw the hybrid structure, positive charge, half dotted circle, double bond N, O minus, O minus and positive charge like this. Now if I talk about the कि इतने तो स्ट्रक्चर हमने बना लिए, but among these all which structure is more stable, which structure is more stable? So what is your answer? Just think and respond. So which resonance structure is more stable? So the answer is hybrid one. Hybrid resonating structure is more stable, right? Now the next question is meta ortho para directing groups. So which group is ortho directing and which group is para directing? डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी कि OH की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, दिस वन इज ऑर्थो एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो एंड दिस वन इज पैरा, राइट। तो दिस इज पैरा। तो OH की बात करें तो देखिए ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, so this OH group is, this is ortho para directing group, ortho para directing group. अगर हम इस NO2 की बात करें so it is decreasing the electron density on ortho as well as on the para, right. so meta पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, so ये मेटा डायरेक्टिंग है, यानी कि NO2 किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मेटा पोजीशन पे, एंड दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। या फिर आप सिंपली चार्ज से समझिए कि मेटा पे अगर पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है तो उधर नेगेटिव वाले अटैक करेंगे, और जिधर मेटा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उधर पॉजिटिव वाले करेंगे, राइट। So I hope this question is clear to you. Now the next one, let's understand the types of resonance effect. So there are basically two types. The first one is plus R or plus M effect, and the second one is minus R or minus M effect, right? So what is the order of the plus M and plus R in the group? So what is the order? Let's see. So in this case the first one, highest plus R, is shown by this O minus group, and after that we have NH2, then NHR, then NR2. This is NR2, right? Then OR, then NHCOR, then phenyl.
then we have this phenyl group, then fluorine, chlorine, bromine, iodine and then NO, right? You have to remember कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्चुअली माइनस आई शो करते हैं। हमने देखा है कि हमेशा माइनस इंडक्टिव शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्लस एम और प्लस आर शो करते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ माइनस एम एंड माइनस आर इन द ग्रुप्स। सो इसके लिए NO2 जो है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम शो करता है, देन वी हैव CN, देन SO3H, then CHO, then COR, then anhydride, then ester, then acid, carboxylic acid, then amide, then carboxylate group, right? I hope this is clear to you. Please try to remember जो भी मैंने प्लस आर और माइनस आर के बारे में अभी बताया है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज क्या होगा, आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। Now the next one is we have to see the application of mesomeric effect। अगर mesomeric effect के application की बात करें तो first is the stability। we have to see about the stability and let's see how we can see। So in this stability you have to remember certain things। the first one is charge species are less stable than the neutral species। for example if we have this formic acid, और formic acid का ही हमने ये resonance structure draw किया हुआ है, इसमें और कोई अलग चीज नहीं है, ध्यान से देखिए आप, वही चीज है, केवल यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये इधर आ गया, ये इसको हमने इधर कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। सॉरी, OH से इलेक्ट्रॉन गया और ये O- बन गया, लाइक दिस। तो याद रखिए कि क्या होगा, चार्ज स्पेसिस जो है वो हमेशा लेस स्टेबल रहेगा, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में हम स्टेबिलिटी की बात करें, सो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज द लेस स्टेबल, राइट। Next one is if more double bonds are there, then there may be more resonating structures and hence more stability। But conjugation होना जरूरी है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड इधर है एक, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऐसे कॉन्जुगेशन अगर हम बड़ा करते जाएं तो ये बढ़ता ही चले जाएगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लाइक चार्जेस शुड अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दिस पॉइंट यू हैव टू आल्सो रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव, इन दोनों में हम बात करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास में है, तो जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो दिस इज लेस स्टेबल। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास में है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, सो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज द लेस स्टेबल। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भी क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, इसमें CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट इसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज oxygen is more electronegative and hence this can इसके अगर ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा दें तो क्या होगा कि ये आराम से इस इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला लेस स्टेबल होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट कैन बी यूज्ड इट्स एप्लीकेशन in deciding acidity and basicity of compound। so already I have explained you about acidity and basicity, ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट फिर भी एक एग्जांपल देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना कि NO2 जो है, दिस NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, हमने ऊपर ही बात की। तो अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो इस जगह पे क्या करेगा, इस जगह से इलेक्ट्रॉन को आराम से खींचेगा अपनी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे OH बॉन्ड जो है ये हो जाएगा वीक, दिस बॉन्ड विल बिकम वीक
बिकॉज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है एंड H कैन बी removed easily, so this will be more acidic as compared to this one. तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा ही एसिडिक होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं हम। इसमें देखिए क्या है कि अगर OH जो है अगर ये डोनेट करना चाहे तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे डोनेट तो कर सकता है COOH पे, राइट, इसके पास में डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर इसमें आप बात करें तो इसमें ये नहीं कर पाएगा, राइट। अगर COOH की हम बात करें तो व्हाट COOH विल डू, ये क्या करेगा, दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो ये क्या करेगा, COOH की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब OH के पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इधर बढ़ा रहा है बट इधर कम कर रहा है, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो आप OH में देखो, ये COOH में देखो ये क्या करेगा, इधर इसको पॉजिटिव कर रहा है ना, इधर पॉजिटिव कर रहा है, इधर पॉजिटिव कर रहा है COOH। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे देखिए COOH है, अगर हम OH की बात लेके चले तो ये इसको पॉजिटिव करेगा, इधर पॉजिटिव करेगा और इधर पॉजिटिव करेगा, राइट। तो अगर COOH की अगर हम बात करें तो COOH क्या कर रहा है, इस मेटा पोजीशन से मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है, जैसे देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा तो OH अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे सकता है। लेकिन अगर इधर हम COOH की बात करें तो COOH क्या करेगा, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ये OH क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि यहाँ से जब ये निकलेगा, यहाँ से जब OH का जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो अगर जा रहा है तो किस पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, इधर जाएगा। यानी कि COOH पे नहीं जा रहा है बट इसमें जा रहा है। तो मतलब इस COOH का जो बॉन्ड है इस केस में वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा ये समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए वीक हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं रही, यानी OH का COOH के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि OH तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बट इसमें पड़ रहा है। तो इसके लिए ये वाला जो है ज़्यादा ही एसिडिक होना चाहिए। हम अभी ऑर्थो इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं बट फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना पी के वैल्यू से, है ना, दोनों का पी के वैल्यू आप गूगल पे करके चेक कर लेना। देयर माइट बी सम करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, है ना, हो सकता है ये वाला ज़्यादा हो, ये वाला हो सकता है कुछ और इफेक्ट हो, बट एज पर द कॉन्सेप्ट, this should be the weak acid, sorry, this would be the strong acid as compared to this one because OH bond will be weak in this case because OH cannot donate at the meta position। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। हमने अभी तक रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के पास एक्चुअली क्या होगा कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे मान लीजिए लगे हुए हैं, बट ये जो कार्बोकेटायन आप देख पा रहे हैं इस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, सो इन दिस केस एक्चुअली this is the vacant orbital। ये क्या है, वैकेंट है, ठीक है। तो वैकेंट है तो अगर ये ऑर्बिटल इधर शिफ्ट कर जाए, है ना, अगर ये ऑर्बिटल मान लीजिए ये ऑर्बिटल क्या कर ले, नया बॉन्ड बना ले और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलेंगे इसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलेंगे, बिकॉज इसके केस में क्या हो रहा है, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है बट स्टिल देयर इज रेजोनेंस, तो इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो रहा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ऑर्बिटल है एक्चुअली यहाँ से अगर सिग्मा बॉन्ड जो है इसके केस में क्या हो रहा है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था
कि हमेशा पाई बॉन्ड की वजह से ही रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रही है ना, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. So like that, this is happening in this case. I hope this is clear to you. And this such kind of effect is known as hyperconjugation effect. इसको समझने का एक और तरीका है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एट द अल्फा कार्बन. अभी आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अल्फा कार्बन. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट, राइट. तो ये हाइपर एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, where the sigma bond breaks to fulfill the electron density on the electron deficient carbon, राइट. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके चले जाता है, इसकी वजह से दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, right. I hope this is clear to you. Now the next question is, which compound shows hyperconjugation effect? कौन कौन कंपाउंड ऐसे हैं जो शो करते हैं? तो एक चीज समझना कि अल्कीन्स भी शो करते हैं, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल्स, बिकॉज these carbocation and free radicals are electron deficient, but hyperconjugation is not shown by carbanion. This is the general thing you should know, but carbanion shows reverse hyperconjugation effect. What is reverse hyperconjugation effect? I will explain you, but this effect is not shown by all carbanions, but by only very few, right. बहुत ही कम ऐसे कार्बनायन हैं, few carbanion shows reverse hyperconjugation effect. And what is this? I will explain you later, right, in this video itself. Now let's understand what are the requirements for the hyperconjugation. अब hyperconjugation के लिए requirements क्या क्या हैं? The first requirement is adjacent carbon should be sp3 hybridized. So इसका मतलब क्या है कि there should be sigma bond होना चाहिए, है ना. तो तभी तो ये sp3 hybridized की बात कर रहे हैं, right. I hope this is clear to you. Now the next requirement is alpha hydrogen should be there. Alpha hydrogen. Now what is this alpha hydrogen? Alpha hydrogen क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसके बगल में कोई भी कार्बन है तो उस पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. मतलब ये जो कार्बन है, दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, हेंस दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हो गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बगल में लगा है CH3, so this is alpha carbon and the hydrogen present on this alpha carbon will be called as the alpha hydrogen. For example, if we have the Cl, CH2, CH3, so इस केस में कौन सा अल्फा कार्बन है? So this is alpha carbon and the hydrogen present on this one is alpha hydrogen. तो जो भी important functional group है, जो भी functional group है हमारे, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, उनके जो एडजेसेंट कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पे जो भी हाइड्रोजन है दे आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, है ना, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो ये जो ग्रुप है ये दोनों क्या है? अल्फा कार्बन, बिकॉज ये ग्रुप के बगल में लगे, so they are actually the alpha carbon. तो इस पे जो भी हाइड्रोजन रहेंगे there will be alpha hydrogen. Now the most important thing, we are coming to the most important thing. The second thing is the total number of alpha hydrogens are directly proportional to the number of is equal to number of hyperconjugates, and number of hyperconjugates is directly proportional to stability. It means that if we have more number of hyperconjugates, then more will be the stability, right. So more number of hyperconjugates
means more stability, right? And how it will happen, we will let you know. Okay. For example, if we have the CH3 CH2 CH double bond CH2, if we have CH double bond CH2, right, CH3, so which one is more stable? So अगर हम बात करें, so this is alpha carbon, and here in this case this is alpha carbon, and here in this case two alpha hydrogens are there, but here in this case three alpha hydrogens are there, right? So you tell me which one is more stable. Obviously this one, because three alpha hydrogens are there. Now the next question is, how does alkene shows hyperconjugation? Why? How? बिकॉज आई हैड टोल्ड यू कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा उस केस में पॉसिबल है कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके नया बॉन्ड फॉर्म करे, बट अल्कीन्स की केस में तो ऐसा कुछ नहीं होता है. वहां पे क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. दिस द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. सो हाउ इट शोज, अगर हम अल्फा कार्बन की बात करें, सो हियर इन दिस केस दिस वन इज द अल्फा कार्बन, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इसके केस में क्या हो रहा है, दिस इज द पाई ऑर्बिटल. तो पाई स्टार ऑर्बिटल. सो अल्कीन्स में जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं ये होते हैं वैकेंट. तो ये क्या करता है कि ये इन पाई स्टार ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करता है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग लाइक दिस. सॉरी, here here one hydrogen should be there because the valency is not completed over here, right? So here also one hydrogen should be there. So this is what you are going to get. और यहाँ पे क्या होना चाहिए, H प्लस एक हमारे पास होना चाहिए. So this is the no bond resonance, right? तो अल्किन इसी वजह से एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, right? I hope this is clear to you. Now let's move to the application part. Now application is very important in the organic chemistry, because only theory has no meaning if you don't solve the question, if you don't practice the question, right? So there is no meaning of understanding the concept, because ultimately you are going to forget it. So let's see this question. So what does it say? Which of the following compound is more stable? So if I compare the alpha hydrogen, so here is one alpha hydrogen, here two alpha hydrogens are there, and here in this case two more alpha hydrogens are there. So 2 to 4 1 5 alpha hydrogens are there. Here is one methyl group already present. So this is 5 alpha hydrogen. Here in this case, if I compare, so here in this case, so it has only 2 alpha hydrogen. But according to Braid's rule, no double bond or positive charge can be on the bridgehead carbon. So this is the bridgehead carbon, right? So this one and this one is the bridgehead carbon. So this won't be stable at all. So that's why this is the more stable. So you have to remember this Braid's rule, right? What does it say? कि किसी भी bridgehead carbon पे कोई भी चार्ज या फिर डबल बॉन्ड नहीं रह सकता, उससे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. तो इसकी वजह से 5 अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल. अभी पूछ रहा है, तो ये देखो आइसोलेटेड अल्कीन, इसकी केस में क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. आई हैड टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बट हियर इन दिस केस इट इज पॉसिबल, एंड हियर आल्सो इन दिस केस number of alpha hydrogen is 4 alpha hydrogen, or here in this case 2 to 4, here in this case also there are 4 alpha hydrogen. So 4 alpha hydrogen दोनों में present है, but this is conjugated, hence this is more stable, right? I hope this is clear to you.
Now the next question is very important, and it's asked that which of the following compound is more stable. So first of all, let's count the number of alpha hydrogens. So here in this case, this is alpha carbon, this is alpha carbon, so total 6 alpha hydrogen. In this case, this is alpha carbon, this is alpha carbon, 6 alpha hydrogen. Here in this case, this is alpha carbon, this is alpha carbon, and it also has 6 alpha hydrogen. Here in this case, alpha, 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 alpha. So there are 12 alpha hydrogens. So it means that fourth one is the more stable. After that, you have to look for the first, second and the third, because तीनों में same alpha hydrogens है, इसलिए इसको compare करना थोड़ा मुश्किल है. Now let's move to the second and third. If I see, so there is cis and the trans. So trans one is more stable as always. So that's why we are going to see this one. So second will always be more stable than the third one. Now the question between the first and second arises between the first and second, which one is more stable. तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इसको जानने के लिए फर्स्ट लेट्स ड्रॉ दियर स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. तो कैसे होगा देखिए. तो अगर हम मैं बात करूं तो ये हमारा बन जाएगा CH2H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे इसको CH3 कर देते हैं बिकॉज इसकी कोई नीड नहीं है. तो अगर हम इसका हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है इसके केस में, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड, इधर आ रहा है H, और यहाँ पे हमारे पास है H प्लस, लाइक दिस. सो आप देखिए ये हमको एक स्ट्रक्चर मिला. अगर हम ये ट्रांस वाले का ड्रॉ करेंगे सेम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अगर ये हम ईश्वर ले लेंगे, so it is going to be something like this. so CH3 माइनस, है ना, C डबल बॉन्ड CH2, इधर हमारा एक H प्लस, और ये हो जाएगा H. अब ध्यान से समझिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, अभी ये कार्बनायन बन गया, ये भी कार्बनायन बन गया, और दोनों के बगल वाले कार्बन जो है उस पे क्या है, डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या करेगा, ये थोड़ा तो इसको स्टेबल बनाएगा. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 यहाँ से अपना प्लस आई डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इट इज मेकिंग इट अनस्टेबल, और ये जो है ये स्टेबल हो जाएगा. हेंस दिस वन इज द मोर स्टेबल. सो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा ही स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर. सो करेक्ट ऑर्डर विल बी 4 1 2 3, यानी कि सी सबसे कम स्टेबल, फिर ट्रांस है, फिर उसके बाद ये हमारे पास है ये वाला जो फर्स्ट कंपाउंड है ये, एंड देन द 12 अल्फा हाइड्रोजन वाला है वो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. अब फ्री रेडिकल्स के केस में कैसे होगा कि देखिए हमारे पास कुछ ऐसा है रेडिकल, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना. तो अगर मैं बात करूं तो इनके केस में कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं इसको CH2 कर दूं, इसको H कर दूं, तो ये रेडिकल टूटेगा और ये रेडिकल के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा लाइक दिस. तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3. तो ये इसका 4 बुरा हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर एक रेडिकल. ठीक है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा. तो ये 3 इधर होगा, 3 3 6 3 9, सो टोटल 9 अल्फा 9 हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल. इसके केस में 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे, हेंस दिस इज लेस स्टेबल. देन इसके केस में केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे, तो इसके केस में एक भी नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज द लीस्ट स्टेबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. सो कार्बोकैटायंस के केस में क्या होता है कि इधर भी अगर हम काउंट करें तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर काउंट करें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर काउंट करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 0. So that's why the order will be just like the carbocation we have seen. Now the next important thing is reverse hyperconjugation. अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, अगर उसमें क्या हो जाए, अगर उसमें कोई भी एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो और वो भी कई ज़्यादा,
तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर पुलिंग टेंडेंसी और देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, so they will try to pull this electron towards themselves, और ये बन जाएगा Cl माइनस, और ये Cl और ये डबल बॉन्ड CH2। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड विद दिस ट्राई टू सॉल्व असाइनमेंट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यानी कि GOC 1.2 इसको आप लोग सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन का आपको PDF मिल गया होगा, आप लोग सॉल्व कीजिए उस सबको, और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ये मैक्सिमम बेनिफिट should reach to all the people, right? So I hope this is clear to you. That's all for today. And if you haven't downloaded yet AK Academy app, so go and download on the Play Store to access the free content, right? So बहुत सारी चीज़ें आप एक बार डाउनलोड तो करके देखिए। So that's all for today, and thank you so much for watching this video.